गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नया लेक्चर करवा रहा हूँ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर का लेक्चर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मैं करवा चुका हूँ, आज उससे आगे करवा रहा हूँ। तो ये मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, वही एज इट इज आपको लेक्चर प्रोवाइड हो जाता है। तो मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या कहते हैं सारा कुछ लिखूंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको इसको लिखे हुए अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। समझिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है हमने। कहां पे निकालनी है? जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, मेन शेल में रिवॉल्व कर रहा है। तो किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे 2 लेक्चर्स के बीच में है, वहां पे चेक कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U K1 K2 अपॉन R। Q1 ZE न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इनटू इलेक्ट्रॉन E। तो ये भी फार्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो टोटल एनर्जी दोनों का सम होता है, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज हाफ, इनमें से माइनस कर दो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी K ZE स्क्वायर अपॉन 2R। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Z इज एटॉमिक नंबर, E इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, दोनों कोई भी ले सकते हो, दोनों सेम ही होते हैं, साइन का फर्क होता है। R इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो उसमें हमें R की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये फार्मूला, ये वैल्यूज हम इस पे पुट कर रहे हैं, जो कट के हम काट रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये बचा, दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। अगर ये 1 डालेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी, सेकंड डालेंगे तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। मतलब नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। ठीक है, अगर उसको हमने वहां से रिमूव करना है तो सम वर्क हैज टू बी डन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर? आपको समझ आ गया? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शंस बढ़ रही हैं, कल भी 2 सब्सक्रिप्शंस आ गई हैं, तो थोड़ी सी खुशी भी होती है और मोटिवेशन भी मिलती है, फिर बंदा दुगने जोश से काम करता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड ऑर्बिट के अंदर, हमें उसकी स्पीड निकालनी है। तो जब रिवॉल्व कर रहा है तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और दूसरी क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ताकि वो सर्कल में रोटेट कर सके। और जब भी कोई रोटेशन की बात होती है तो कौन सी फोर्स होती है जिसके साथ करके इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है सर्कल में? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां से रेडियस आ जाएगा। अब यहां से रेडियस आ गया हमें, लेकिन अभी वेलोसिटी तो हमारा काम नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, आल्सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mv r इक्वल टू nh अपॉन 2 पर। तो यहां से रेडियस आ गया फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को इक्वल कर दो, ये आ गया। और जब यहां से इक्वल कर दो तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमने वेलोसिटी निकालनी है। ये m कैंसल, ये m कैंसल। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, 2 पाई k ZE स्क्वायर अपॉन NH। तो पाई की वैल्यू 3.14, k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Z इज एटॉमिक नंबर, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कोई भी शेल, फर्स्ट लेंगे तो 1 पुट कर देंगे, 2 लेंगे तो सेकंड पुट कर देंगे, H इज प्लैंक कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज पुट करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने जा रहा हूं। देखिए मैं कैसे करता हूं। ये हमारी वेलोसिटी आ गई थी nth ऑर्बिट में। हमने हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 ले ली, Z को 1 पुट कर दिया, एटॉमिक नंबर। तो nth ऑर्बिट में हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 पाई k E स्क्वायर अपॉन NH। हमने अपनी तरफ से C से डिवाइड कर दिया, C से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई किया। स्पीड ऑफ लाइट जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिसके करके हमारा फार्मूला प्रूव होगा। अब ये पूरी जो वैल्यू है, ये अल्फा आ गया लाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसे अल्फा जो क्या होता है, लाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है।
इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 की वैल्यू पुट कर दी, पाई की 3.14, ठीक है, 9 इंटू 10 पर 8, 9, चार्ज की वैल्यू, सी की वैल्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब इस अल्फा को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ये रही इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो C/n आ जाएगा nth ऑर्बिट का। अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी तो n को 1 पुट कर देना है, तो दैट इज V = C/137। सेकंड में निकालनी है तो n को 2 पुट कर देना है। थर्ड और शेल में अगर हमने वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको 3 पुट कर देना। तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, स्पीड क्या होती है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, तो C/137, जो C है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या, इन विच द एनर्जीज of different states of the atom are represented by parallel horizontal lines। फर्स्ट शेल की एनर्जी, सेकंड शेल की एनर्जी, थर्ड शेल की एनर्जी को हम किस हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द सम सूटेबल एनर्जी लेवल। इसमें क्या है कि जो डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी है एटम की, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल की, उनको हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो हम आपको बना के दिखाएंगे डायग्राम। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी एनर्जी होती है, ये हमने पहले भी प्रूव कर चुके हैं ये फार्मूला। अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। Z1 हो गया एटॉमिक नंबर के लिए, तो ये फार्मूला आ गया। n को एज इट इज रखो, n यहाँ पे ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू 2 है तो सेकंड शेल है, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। थर्ड शेल में हम एनर्जी निकालेंगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास आपके 9.1 into 10⁻31, K is electrostatic constant 9 into 10⁹, E is charge 1.6 into 10⁻19, N तो हम एज इट इज ले रहे हैं, S के प्लैंक कांस्टेंट वैल्यूज पुट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जूल में आ गया। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरी है। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.6 into 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ये ज्यादा इजी लग रहा होगा आपको। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू फर्स्ट पुट कर दो तो फर्स्ट शेल में ये एनर्जी आ गई, n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो सेकंड शेल की ये एनर्जी है, तो सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी ये एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जो इन्फिनिटी n की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं तो उस ऑर्बिट में जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इन्फिनिटी पे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है शेल की। अब मैं आपको उसका डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बना के समझाता हूं। अगर हम थर्ड शेल में एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये वैल्यू आएगी। अगर फोर्थ शेल में निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगी, और अगर हम इन्फिनिटी पे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो 0 आएगी। ठीक है, अब मैं इसका आपको डायग्राम बनाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करके, जैसे हमारा जो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी प्रोवाइड करके वो किसी भी शेल में जाता है। ठीक है, तो वहां पे वो 10⁻13 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद वो वापस आएगा। तो जब वापस आएगा, जो भी क्या कहते हैं यहाँ पर वापस आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा जो उसने गेन की है। अगर वो वापस आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा जो उसने गेन की है, चाहे वो फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, सिक्स से आ रहा है, तो किसी भी शेल से अगर वो आ रहा है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करता हुआ आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइनमैन सीरीज करते हैं। क्या कहते हैं, लाइनमैन सीरीज। इसमें जो फाइनल वैल्यू जहां पे उसको आना है वो फर्स्ट शेल है, और जहां से आना है वो कहीं से भी आ सकता है, इनिशियल 2, 3, 4, 5 एंड सो। अगर वो सेकंड शेल में आता है, वहां से वो सेकंड शेल में आता है, तो ये सेकंड शेल है आपकी।
अगर यहाँ पे सेकंड शेल में आता है कहीं से भी, तो इसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं, बाल्मर सीरीज। ठीक है, इसमें हमारी जो फाइनल वैल्यू होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को वापस आना है ग्राउंड स्टेट में, सेकंड है, और जहां से वो आ सकता है 3, 4, 5 एंड सो। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में वापस आता है, किसी भी सीरीज में से थर्ड शेल में वापस आता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में वापस आ रहा है, तो हम उसको पैशन कहते हैं। वहां पे हमारी फाइनल वैल्यू जहां पे इसको वापस आना है 3 और इनिशियल वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो। अगर वो हमारा फोर्थ शेल में वापस आता है, अगर फोर्थ शेल में वापस आता है, अगर हमारा वो फोर्थ शेल में वापस आता है तो हम उसको ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। सबको सीरीज ही कहना है। उस केस में फाइनल जहां पे इसको आना है फोर्थ पर आना है, और कहां से आ सकता है 5, 6 और 7 से आ सकता है। और अगर उसको क्या कहते हैं 6 से आना है तो फिफ्थ में आएगा, तो इस सीरीज का नाम क्या होता है, पी फंड सीरीज होता है। फाइनल पोजीशन क्या है उसकी 5, और इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी 6, 7। तो हम इन रीजन का नाम भी देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं, इसको विजिबल रीजन कहते हैं, इसको इंफ्रारेड, दिस इज आल्सो इंफ्रारेड, दिस वन इज आल्सो इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेके जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट से, तो किसी भी शेल में जाए, वहां पे वो जो भी शेल में वो जाएगा उसको एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, वो एनर्जी लेके जाएगा, वहां पे वो सिर्फ 10⁻13 सेकंड के लिए रुक सकता है। स्टे देयर only 10⁻13 second. After that, it come back to ground state and releases energy. Stay there only for 10⁻13 second. After that it comes back to ground state and releases energy. वहां पे वो सिर्फ इतनी देर के लिए ही क्या कहते हैं रुक सकता है। समझ आ गया होगा आपको। 5 लाइमन सीरीज होती है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वापस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। अगर सेकंड शेल में वापस आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड बाल्मर। अगर थर्ड शेल में वापस आता है पैशन, फोर्थ शेल में वापस आता है ब्रैकेट, और फिफ्थ में वापस आता है कहीं से भी तो दैट इज कॉल्ड पी फंड। लाइमन का रीजन कौन सा, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, पैशन का पी फंड, सॉरी इंफ्रारेड, ब्रैकेट का इंफ्रारेड, पी फंड का इंफ्रारेड। और जो जहां पे भी अगर वो किसी भी शेल में जाता है तो वहां पे 10⁻13 सेकंड के लिए स्टेबल है, उसके बाद उसको वापस आना ही है और एनर्जी को रिलीज करना है।
आई होप समझ आ गया होगा। मैं आपको इसका दूसरा डायग्राम बना के भी दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो NF है ना, NF उसको हम N1 ले सकते हैं, और जो Ni इनिशियल है उसको हम 2 ले सकते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ने आना दैट इज N1, जहां से इलेक्ट्रॉन ने शुरू होना आना दैट इज N2, ये भी ले सकते हैं। इस चीज को ना किसी एक और डायग्राम से समझाता हूं, आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। क्लियर? देखिए वो डायग्राम तो आपकी बुक में बना हुआ है, अब मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये आपकी फोर्थ शेल होगी, ये फिफ्थ होगी, ये सिक्स होगी। मोस्टली 7 शेल्स ही होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, तो 7 शेल्स होती है। ये थोड़ा सा इस करके बन गया, N2 N3 लिखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा बात तो बन गया, नहीं तो बिल्कुल राउंड बन जाते हैं। ये आपकी एटम की 6 शेल्स है, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल। हम मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे था, वो एनर्जी लेके किसी भी शेल में चला गया और वहां पे वो 10⁻13 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद बाहर वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे गया, यहाँ से वापस आ गया। आपको मैं शेल्स की फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है, लाइमन सीरीज। किसी भी शेल में से अगर फर्स्ट शेल में वापस आता है, दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अल्ट्रावायलेट रीजन, आप इसको N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 3, 4, 5 ले सकते हो। क्लियर? एंड F और I भी ले सकते हो, मैंने पीछे लेके दिखा दिया था, मैं आपको दोबारा लेके दिखा रहा हूं। अगर वो सेकंड शेल में वापस आता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में वापस आता है, ठीक है, अब कोई भी एक्साइटेड स्टेट में से, तो दैट इज कॉल्ड बार्मर। N1 इक्वल टू 2, N2 इक्वल टू 3, 4 एंड 5 सो ऑन। विजिबल रीजन दिखेगा मतलब। अगर वो थर्ड शेल में वापस आता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट में से, तो दिस इज पैशन। N1 इक्वल टू 3, N2 इक्वल टू 4, 5, 6, इंफ्रारेड रीजन। अगर थर्ड की जगह फोर्थ पे वापस आता है, तो ब्रैकेट N1 इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू 5, 6 एंड सो ऑन। इंफ्रारेड 7 ही होंगे, क्योंकि 7 ही शेल्स होती है हमारे पास। और अगर वो फिफ्थ में वापस आता है, तो हमारी कौन सी सीरीज होगी, पी फंड होगी। N1 इक्वल टू कहां पे वापस आ रहा है 5, N2 इक्वल टू 6, 7, इंफ्रारेड रीजन। ये चीज थी जो हमने वो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था हाइड्रोजन एटम के लिए, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन होता है
तो ये वो चीज थी, मैंने आपको दूसरे तरीके से डायग्राम बना के समझा दिया। ये किसी सेल में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो यहाँ पे वापस आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप एक तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दो फिगर्स आपको बना के सब समझा दिए, लाइमन, बार्मर, पैशन, पीफर्ड एंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 5 सीरीज। फर्स्ट इज लाइमन सीरीज, दिस सीरीज लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन and this series lie in visible region and this series lie in infrared region में near about। ठीक है, पैशन का ब्रैकेट का मिड इंफ्रारेड और पी फंड का कहां पे लाई करती है, फार इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको।